अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ों क़ारिब, मेरे अजीज़ों महन फ़ी प्यारे पाकिस्तान के सिटी ऑफ लव लाहौर से। और इफ्तारी से पहले मैं वॉक कर रहा हूँ बाग़ जिना में। दोस्तों, आज की जो कहानी है ये बड़ी अजीबो-गरीब कहानी है। किसी के एतबार को धोखा देने और टूटने की कहानी है, लेकिन इसके अंदर ट्विस्ट बड़े हैं। तो इस कहानी का जो अंजाम है वो तो आप देखेंगे भी, सुनेंगे भी और अपना कमेंट भी करेंगे। लेकिन मैं एक बात बता दूँ आपको, ज़िंदगी में जब कभी कुछ आपने करना हो ना तो उसका ऐलान नहीं किया करते। जब वो हो जाता है ना तो मेरी अम्मा कहती हैं चाँद चढ़ता है तो कुल आलम देखता है। और वैसे भी आपकी कामयाबियाँ जो है ना, इनके गले में लाउड स्पीकर होता है, बड़ी ज़ोर ज़ोर से चीख रही होती हैं। तो जब तक कुछ आप करते नहीं हो उससे पहले ना कभी ऐलान करें और ना कभी बताएं कि मैं क्या कर रहा हूँ। अब वो अच्छा हो बुरा हो, दोनों सूरतों में। अच्छा, मैं इसमें बिल्कुल ये नहीं कह रहा जी नज़र लग जाती है, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हाँ पै जाती है, मैं तो इस चीज़ का कायल भी नहीं हूँ। लेकिन मैं ये ज़रूर जानता हूँ कि अगर आप कामयाबी के साथ किसी प्लान को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं ना, तो फिर हासिदों से और नक्कालों से और धोखेबाजों से बचने का तरीका सिर्फ यही है कि आप अपने प्लान को एग्जीक्यूट करें, कामयाबी हासिल करें और उसके बाद दुनिया आपको मुबारकबाद देगी। बस दोस्तों, उज़्मा फार्मासिस्ट है और आजकल वो एक उस्ताद की हैसियत से पढ़ाती भी है। अब उज़्मा ने मुझसे रब्ता किया और उज़्मा ने मुझे जो कहानी सुनाई वो बड़ी अजीब किस्म की कहानी है। जो आप सुनेंगे तो आपको गुस्सा भी आएगा और अकल भी आएगी और आप इससे कुछ सीखेंगे। तो हुआ ये कि उज़्मा जब छोटी थी वो कहती थी कि मेरे वालिद साहब प्रोफेसर थे, प्रोफेसर अंजुम उनका नाम था। बड़े प्यारे आदमी थे और बड़े खुश अखलाक आदमी थे, बड़े पढ़े लिखे थे, साइंस पढ़ाया करते थे, साइंस के मज़ामीन। और इसकी जो वालदा थी वो भी एक स्कूल में पढ़ाती थी और बड़ी सीनियर टीचर थी। घर में पढ़ाई का माहौल था। उज़्मा कहती जहाँ मैंने आँख खोली, और जिस घर में पैदा हुई वो घर 3 मंजिला था, हिंदुओं के दौर का था, कोई 1 कनाल का, और इसी तरह के कनाल 1.5 कनाल के 4 घर और थे लाहौर शहर में इसके वालिद के, जो कि इसके वालिद को प्रोफेसर साहब को उनकी विरासत में मिले थे उनके दादा के मरने के बाद। और अम्मा जो हैं वो भी कमाल की औरत थी। अब ये दोनों ने मिलके उज़्मा की बड़ी अच्छी तालीम की, बड़ी अच्छी तरबियत की। और क्योंकि दोनों पढ़े लिखे थे, दोनों उस्ताद थे। अब उस्ताद जो है वो तो बड़ा और तरह से सोचता है ना। तो उज़्मा पढ़ती गई और इसने पढ़ते पढ़ते डी फॉर्म कर लिया। और उज़्मा की खूबसूरती के चर्चे थे पूरे ख़ानदान ने। जब देखा कि उज़्मा बड़ी खूबसूरत और जवान हो गई और पढ़ भी गई है तो रिश्ते मांगने शुरू कर दिए प्रोफेसर साहब के भाइयों ने, बहनों ने और उज़्मा की जो खाला और मामू ने। लेकिन प्रोफेसर साहब किसी को हाँ नहीं करते थे। तो उज़्मा कहती है कि मेरी वालदा ने मेरे अब्बा से यानी प्रोफेसर साहब से, प्रोफेसर ताहिर साहब से पूछा कि आप चाहते क्या हैं, आप इसकी शादी क्यों नहीं करना चाहते। तो प्रोफेसर साहब ने एक अजीब किस्म की मंतक बयान की और ख्वाहिश का इज़हार किया। प्रोफेसर साहब ने कहा कि मैं अपनी बेटी के लिए ना तो कोई बहुत अमीर रिश्ता चाहता हूँ, ना बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा रिश्ता चाहता हूँ, ना कोई जायदादें हों और ना ही कोई बहुत बड़ा ख़ानदान हो। तो कहती जब मेरी मामा ने पूछा कि अच्छा फिर आप क्या चाहते हैं, तो उसने प्रोफेसर साहब ने कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि ख़ानदानी बेशक ना हो, जायदाद ना हो, घर अपना ना हो, पढ़ा लिखा हो और इखलाकियात से आरास्ता हो। अब ये तो बड़ी अच्छी बात है दोस्तों। मैं भी कहता हूँ कि आप ख़ानदान मत देखें जी, आप ये देखें कि पढ़ा लिखा है और उन अखलाकियात पे खड़ा है जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाए हैं। तो आप अपनी बेटी दे दें। अब प्रोफेसर साहब ने किया तो यही कि 2 इखलाकी तकाज़े देखने शुरू कर दिए। लेकिन वो करते ये थे कि उन्होंने इस बात को ना सिर्फ अपनी बीवी को बताया, अपनी एकेडमी में टीचर्स को बताते थे। दरअसल प्रोफेसर साहब जो हैं वो रिटायरमेंट के बाद एक एकेडमी चला रहे थे
और वो अकेडमी बड़ी चलती थी लाहौर की। इन्होंने मुख्तलिफ टीचर रखे थे जो वहाँ पढ़ाते थे। और उस्मा जो है वो फार्मेसी के बाद कहीं जॉब कर रही थी। तो प्रोफेसर साहब को जो दोस्त मिलता था वो उसको बताते थे कि देखें यार, पैसा पूसा कुछ नहीं होता, असल चीज़ होती है मोहब्बत। आपका दामाद और आपकी बेटी में अगर मोहब्बत है तो सब अच्छे की आवाज़ है। तो इसलिए आप जब भी शादी करें अपनी बच्ची के लिए कोई रिश्ता ढूंढें तो अखलाकियात का पासदार हो और आगे जाने की ख्वाहिश रखता हो और उसके पास मास्टर्स की डिग्री कम से कम पढ़ा लिखा ज़रूर है। प्रोफेसर साहब हर एक को बताते थे मैं एक ऐसा दामाद तलाश कर रहा हूँ जो शक्ल सूरत का अच्छा ना हो, उसके पास पैसे ना हो, उनका अपना घर ना हो, लेकिन ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए। और जहाँ जाते थे दोस्तों को बताते थे और ये सारा सिलसिला चलता था। प्रोफेसर साहब ढूंढते रहे, रिश्ता नहीं मिला, इसकी उम्र बढ़ती रही उस्मा की। अल्टीमेटली एक दिन इनकी एकेडमी में एक लड़का आया। उसने सूट पहन रखा था, टाई लगाई हुई थी, शेव कर रखी थी उसने खींच के, और रंगत जो थी उसकी बिल्कुल जैसी हमारी है सियाह रंगत थी, और नैन नक्श भी कोई इतने ख़ास नहीं थे। और जब वो मुस्कुराता था तो दांत उसके बड़े अच्छे लगते थे। प्रोफेसर साहब के पास आया, प्रोफेसर ताहिर ने उसका इंटरव्यू लिया और उसने कहा जी कि मैं जो है ना फ़िज़िक्स पढ़ाता हूँ। प्रोफेसर साहब ने उसका इंटरव्यू किया, देखा उसको, और बड़ा अच्छा लड़का था, बड़ा बाअखलाक था, बड़ी मोहब्बत से वो बात कर रहा था। तो इन्होंने उसको फ़ी लेक्चर जितना 1600 लेक्चर जितना भी होता है, आई डोंट नो, बड़ी कोई जो भी अच्छी एकेडमीज़ के अंदर तनख्वाहें होती हैं वो 3500 की 40,000 महीना, आई डोंट नो, उन्होंने उसके ऊपर रख लिया उसको और वो पढ़ाने लग गया। अब प्रोफेसर साहब के अंदर क्योंकि धुन थी अपने दामाद को तलाश करने की, तो वो उनको इस लड़के में अपना दामाद नज़र आना शुरू हो गया। अब उसको गौर कर रहे हैं कि कैसे आ रहा है, कैसे जा रहा है, खाता कैसे, उठता कैसे, इस्लाम कैसे लेता है, चपरासी से कैसे मिल रहा है, स्टूडेंट्स के साथ कैसे डील कर रहा है। छुप के देख रहे हैं और खुश हो रहे हैं। और घर जाके कहती, रोज़ एक दिन घर आया आके अम्मा को कहते कि बेगम मेरा ख्याल है हमें दामाद मिल गया। तो अम्मा ने पूछा कि अच्छा कौन है? कहते अभी नहीं, मैं उसको ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, मैंने उस पर नज़र रखी हुई है, और जब मुझे लगेगा ना कि हाँ ये वही है फिर मैं तुम्हें बताऊँगा, बस तुम दुआ करो। मेरा ख्याल है हमें दामाद मिल गया, हमें शादी की तैयारी करनी चाहिए, तुम शादी की तैयारी शुरू करो। कहती अम्मा ने शादी की तैयारी शुरू कर दी। और मैं परेशान हो गई कि अब्बा ने किसको देख लिया, कौन आया है, और कोई तस्वीर या बताएं, क्योंकि तजस्सुस होता है। मैं भी यूनिवर्सिटी की पढ़ी लिखी थी, लेकिन मुझे ये तो जानना था ना कि बेशक अब्बा की मर्ज़ी शादी करनी, लेकिन वो है कौन। और मेरे अंदर तजस्सुस पैदा हो चुका था कि मैं ये जान पाऊँ कि मेरे अब्बा मेरी शादी किससे कर रहे हैं। प्रोफेसर साहब को जो लड़का पसंद आया था, जिसको उन्होंने अपनी एकेडमी में जॉब भी दे दी थी, टीचर रख लिया था, उसका नाम था आफ्ताब। अब आफ्ताब जो है वो उसको नहीं पता था कि वो अंडर ऑब्जर्वेशन है। प्रोफेसर साहब उसको देखते रहे, बातचीत करते रहे, दिल मन ही मन में खुश होते रहे, क्योंकि प्रोफेसर साहब जब भी उससे बात करते हर बार वो उनका दिल जीत लेता। कोई ऐसी अच्छी बात करता कि प्रोफेसर साहब खुश हो जाते। प्रोफेसर साहब ने उससे पूछा कि तुम्हारी अगर शादी हो तुम बीवी को एक साथ कैसा सलूक करोगे? उसने कहा जी वाह, बीवी और माँ की रिस्पेक्ट में तो फ़र्क ही कोई नहीं है, दोनों की एक सी रिस्पेक्ट है, फ़र्क ये है कि वो माँ है और वो बीवी है। उन्होंने कहा वाह। उन्होंने कहा अगर कोई तुम्हें कोई अमानत दे तो क्या करोगे? तो उसने कहा जी अमानत में ख़यानत करने वाला तो बहुत बुरा होता है। अब आफ्ताब के अफकार इतने अच्छे थे, सोच इतनी अच्छी थी, रवैया इतना अच्छा था कि प्रोफेसर साहब ने फ़ैसला कर लिया कि मैंने अपनी बेटी उस्मा की शादी आफ्ताब से करनी है। अब आफ्ताब को उन्होंने उसकी तस्वीरें अपने घर दिखाई और सारा डिटेल बताई। अब उस्मा ने देखी। अब उस्मा को रंगत के ऊपर शदीद एतराज़ था, नैन नक्श पर शदीद एतराज़ था, लेकिन चूँकि प्रोफेसर साहब बारी बारी जा रहे थे और उनका ये कहना था कि मैं पूरी दुनिया में चिराग लेके फिरूंगा ना तो मुझे ऐसा दामाद नहीं मिलेगा। उस्मा अपने बाप का दिल नहीं तोड़ना चाहती थी। उसके बाप ने उसकी बड़ी मोहब्बत और शफ़क़त से पाला था। उस्मा ने कंप्रोमाइज़ किया रंग के ऊपर, नैन नक्श के ऊपर, और
उसने अपने बाप के आगे सर तस्लीम खम कर दिया, सर झुका दिया। अब प्रोफेसर साहब जो हैं वो जब इसके घर गए, इसके घर जाके पता किया तो पता ही चला कि इसका जो घर है वो सिर्फ 2.5 मरले का है और उस 2.5 मरले के घर के अंदर इसका एक बाप है और जो कि शालमी से चाइना का सामान ला कर ना और सड़क पे कपड़ा बिछा के वो बेचता है। और माँ जो है वो एक अनपढ़ एक घरेलू एक खातून है। प्रोफेसर साहब को ये बात बड़ी अच्छी लगी कि मेरे होने वाले दामाद ने कुछ नहीं छुपाया, उसका बाप क्या करता है, उसका लेवल क्या है, क्या बेचता है, ये बातें उनके दिल में घर कर रही थी। और वो वारी वारी जा रहे थे और जी वो उसके घर गए, उसके माँ से बात की आफ्ताब के वालिदैन राज़ी खुशी हाँ कर बैठे। और शादी का सिलसिला जब शुरू होने लगा तो उसके वालिदैन ने कहा जी देखें हम तो बड़ी सादगी से शादी करना चाहेंगे क्योंकि हमारे पास तो पैसे हैं नहीं। तो प्रोफेसर साहब ने कहा जी मेरी एक ही बेटी है और मेरे पास जो कुछ है करोड़ों रुपया है, करोड़ों की जायदाद है, वो सारी मेरी बेटी की है और आपका बेटा माशाल्लाह उसका होने वाला शौहर है तो सब कुछ आप ही का है। तो इन्होंने उस दौर के अंदर, मतलब ज़्यादा पुरानी बात तो नहीं है, ये है भी 12-13 साल पुरानी बात है। तो प्रोफेसर साहब ने किया ये कि तकरीबन 20-22 लाख रुपया जो है वो लड़के के बाप को दे दिया कि आप आराम से शादी का एहतमाम करें। अब जब शादी हुई और उज़्मा इस घर में आई, अब 2.5 मरले के घर में उसके लिए रहना बहुत मुश्किल था। तो 1-2 माह के बाद जो है ना प्रोफेसर साहब ने इसके वालिदैन से गुजारिश की और आफ्ताब तो वैसे मान नहीं रहा था, लेकिन उन्होंने कहा नहीं आफ्ताब देखो तुम हमारे बेटे हो और तुम हमारे साथ रहो। तो उसने कहा नहीं बड़ा बुरा लगेगा जी, एक घर में बेशक बहुत बड़ा घर है, ऊपर नीचे हम रहेंगे लेकिन सास ससुर के घर रहना। उन्होंने कहा यार इसमें कौन सी बात है, मैं अपनी दूसरी कोठी खाली करा देता हूँ। उन्होंने दूसरी कोठी से किराएदार निकाले, वो भी 1 कनाल की थी फर्निश्ड। वो उज़्मा वहाँ शिफ्ट हो गई। उज़्मा उसको ऑब्ज़र्व करती रही, वो वाकई बड़े अच्छे अखलाक का आदमी था, मोहब्बत करने वाला, केयर करने वाला। और वो प्रोफेसर साहब की एकेडमी छोड़ के अब कहीं और पढ़ाने लगा था और जॉब भी करता था। और वो उज़्मा कहती है कि तकरीबन 1-1.25 लाख रुपया, जिससे उस वक्त बेहतरीन घर चलता था, वो घर ले आता था कमा के। और इसी सिलसिले में 5 साल गुजर गए। 5 साल के अंदर जो वो था आफ्ताब, वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है? बहुत शुक्रिया, जीती रहें, सलामत रहें, बहुत शुक्रिया। तो उसके वालिदैन गुजर गए, अब आफ्ताब था और आफ्ताब और उज़्मा के माशाल्लाह 2 बच्चे थे, एक बेटा हुआ एक बेटी हुई। और प्रोफेसर साहब जहाँ भी जाते थे इन पिछले 5 सालों में सिर्फ वो एक जुमला कहते थे, मेरे दामाद वर्गा कोई नहीं। देखो ऐसा होता है दामाद जैसा आफ्ताब है, मेरे दामाद जैसा दामाद ही कोई नहीं। हत्ता कि वो कहती है उज़्मा के मेरे अब्बा को खपत हो गया था, सब्ज़ी लेने जाते थे प्रोफेसर साहब, तो वहाँ भी कह रहे होते थे भाजी मैं अपनी धी दा ब्याह किया एक मुंडे दे नाल, ऐ सोच के किया है, आफ्ताब ना है, आफ्ताब वर्गा कोई नहीं, दूजा कोई है ही नहीं। और पूरा ख़ानदान अब्बा की इस आदत से बेजार हो गया था कि जहाँ बैठते थे सिर्फ आफ्ताब की तारीफ़ करते थे कि मेरे दामाद वर्गा कोई नहीं, मेरे दामाद जैसा कोई दामाद है ही नहीं। और वाकई 5 साल के अंदर आफ्ताब के साथ मैं बहुत खुश थी, बहुत राज़ी थी और हम बड़े आराम से रह रहे थे। तो उज़्मा कहती है कि एक वक्त आया, आफ्ताब ने एक दिन आके कहा कि बेगम, उन दिनों तुर्की का नया नया सीन चल रहा था कि जी वहाँ कोई ज़मीन ख़रीदें या प्रॉपर्टी लें और पासपोर्ट ले लें, और कुछ पाकिस्तान में कोई हालात ऐसे हो रहे थे। तो उसने एक दिन आके मुझे कहा कि उज़्मा तुर्की की नेशनलिटी मिल सकती है हमें। तो मैंने पूछा फिर ले लो, तो उसने कहा नहीं उसके लिए तो फिर वहाँ प्रॉपर्टी लेनी पड़ेगी। तो मैंने हंस के कहा, मैंने कहा हाँ कमाओ जोड़ो और प्रॉपर्टी लो और हम पासपोर्ट ले लेंगे वहाँ का। कहती बात आई गई हो गई। यही बात आफ्ताब ने प्रोफेसर साहब से की, मेरे अब्बा से की। मेरे अब्बा ने कहा कि हाँ यार क्यों नहीं, बिल्कुल ठीक है, और वहाँ प्रॉपर्टी लेनी चाहिए और पासपोर्ट भी लेना चाहिए। तो अदनान ने कहा कि
देखा रोज़ा लग रहा है ना। तो आफ्ताब ने कहा कि प्रोफेसर साहब ये वहाँ का पासपोर्ट आप लोग ले सकते हैं, मैं अभी फ़िलहाल नहीं ले सकता, क्योंकि मेरे पास तो इतनी इस्तात नहीं है कि मैं वहाँ पर कोई प्रॉपर्टी 2-3-4 करोड़ की ख़रीद सकूँ। तो प्रोफेसर साहब ने कहा यार किस तरह की बात करते हो आफ्ताब, मेरे पैसे तुम्हारे पैसे हैं, मेरी बेटी तुम्हारी बीवी है, जब हमने अपनी बेटी दे दी तो हमने पैसे और जायदाद क्या करनी है। तो आफ्ताब ने कहा मैं कुछ समझा नहीं। उन्होंने कहा जी ये 3-4 जो मकान है ना, कनाल के थे, 16 मरले 10 मरले से, उन्होंने कहा इन सबको बेचते हैं, और कुछ मेरी ज़मीन भी है, कुछ किले वो भी बेचते हैं, कुछ पैसे हैं हमारे पास, ये सारे कुल मिला के हम जो है वहाँ आधी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम से लेते हैं, आधी अपने नाम से लेते हैं, तुम्हारा ही पासपोर्ट बन जाएगा, हमारा ही बन जाएगा। बल्कि अच्छा है, वहाँ का मौसम भी बड़ा अच्छा था, इस्तांबुल बड़ा खूबसूरत शहर है, और हम कोनिया भी जाएंगे और वहाँ पर भी हाज़िरी देंगे। क्या कहते हैं, देखें रोज़े में ये हालत हो जाती है। मौलाना रोम के मज़ार पर भी हाज़िरी देंगे, और रोज़ा फुल लग रहा है क्योंकि सूरज डूबने वाला है। कहती मैं बड़ी खुश हुई, अब्बा का आइडिया अच्छा था, अम्मी ने भी इंडोर्स कर दिया। आफ्ताब इनकार करता रहा, उसने कहा नहीं अंकल ऐसे नहीं हो सकता, मैं आगे आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, मैं पहले ही आपके घर में रहता हूँ। तो मेरे अब्बा ने कहा नहीं यार ये करो, कोई मसला नहीं है। और अब्बा ने ज़बरदस्ती सारे मकान बेचे, सारी चीज़ें बेच, जो कुछ था अब्बा के पास बेच बट के तकरीबन कोई कहती है 7 करोड़ उस वक्त बने थे, 7-7.5 करोड़ रुपये, वो उन्होंने आफ्ताब को दिए। और आफ्ताब ने कहा जी मैं कोशिश करता हूँ, और पासपोर्ट हम सबके बन गए, और उन्होंने कहा जी मैं प्रोसेस शुरू कर रहा हूँ। अब आफ्ताब अपने काम में लग गए, अब्बा जो हैं वो अपने भाइयों को जाके बता रहे हैं, बहनों को जाके बता रहे हैं, हर एक के पास जाके कहते हैं कि यार देखो मेरा दामाद कितना अच्छा है, 5 साल से उसने मेरी बेटी को बड़ा खुश रखा हुआ है, बड़ा अच्छा कमा के लाता है। अब उसने मुझे आइडिया दिया कि यार तुर्की की नेशनलिटी हम ले सकते हैं, तो मैंने और उसने हम वहाँ जायदाद ले रहे हैं, अब हम टर्किश पासपोर्ट ले लेंगे, जब पासपोर्ट मिल जाएगा हम जब मर्जी पाकिस्तान आएंगे, जब मर्जी जाएंगे, हमारे पास एक और नेशनलिटी होगी। और देखो मेरे दामाद जैसा कोई दामाद नहीं है, मेरा दामाद सब तो चंगा, आफ्ताब वर्गा दामाद ही नहीं हो सकता। अब्बा खुश होकर सबको बयान करते रहे। और एक दिन वो कहती है कि सुबह ये गए हैं तकरीबन 5 बजे के करीब, कहती मेरे मियाँ गए हैं, और जब वो 1:30-2 बजे तक उनकी कोई कॉल नहीं आई, जो कि अमूमन आ जाती थी, बल्कि वो खुद आ जाते थे, तो कहती मैंने कॉल की तो उनका नंबर बंद था। मैं बड़ी हैरान हुई कि इनका नंबर तो बंद ही नहीं होता मेरे मियाँ का। मैंने अब्बा से कहा, अब्बा ने ट्राई की, आफ्ताब का नंबर बंद था। तो उस्मा कहती है कि मैंने बड़ी कोशिश की, हमने शाम तक उनके तमाम दोस्तों, तमाम लोगों से पता कर लिया जहाँ जहाँ वो जाते आते थे, या उम्मीद थी कि वहाँ जा आ सकते हैं, आफ्ताब कहीं मौजूद नहीं थे। कहती जब शाम हो गई और हम मायूस हो गए, वसवसे दिल में आने लगे, और अब्बा ने कहा कि क्योंकि उसके अकाउंट में पैसे थे, सारे पैसे उसके नाम करवा रखे थे, खुदा ना करे किसी ने अगवा कर लिया, किसी ने कत्ल करके फेंक दिया, ज़बरदस्ती चेक साइन करवाया, क्या हुआ है। तो इन वसवसों को दिल से दूर करने के लिए कहती है हम रात को फिर थाने चले गए। थानेदार ने सारी बात सुनी है, सब कुछ किया, उन्होंने पर्चा काटा है, पता किया प्रोफेसर साहब की, क्योंकि शहर में बड़ी इज्जत थी। प्रोफेसर साहब जहाँ गए हैं, SP DSP सब ने बड़ा सलूट मारा, और उन्हें अब वो नहीं मिला जी। कहती मेरे मियाँ का कुछ नहीं पता चला। कहती है 13वें दिन हमें पुलिस बुलाकर ये बताती है कि जी आपका दामाद फला फ़्लाइट से फला दिन फ्लाई कर गया है इस्तांबुल के लिए, तुर्की चला गया। तो कहती चलें, हमें इस बात को तो सुकून हुआ कि शुक्र है। मैंने कहा मेरे मियाँ ज़िंदा हैं, अब्बा भी खुश हो गए। लेकिन मैंने कहा यार आफ्ताब अगर गया था तो हमने तो उसको कहा था, तो हमें बता के क्यों नहीं गया। तो हम फिर ये उम्मीद करने लगे कि अच्छा वो चला गया है, मसरूफ़ होगा, वक्त नहीं मिला होगा, तो बहुत जल्द वो रब्ता कर लेगा। लेकिन उस्मा कहती है कि उसने अगले 7 माह तक रब्ता नहीं किया। तो कहती है कि 7 माह के बाद अब्बा जी का कोई स्टूडेंट था,
उसने जाके कहीं तुर्की वो गया था, उसने उसको ढूंढा और वो उसने वहाँ पे घर ले लिया था और एक यूक्रेन की लड़की से शादी कर रखी थी, गाड़ी ले रखी थी, और ये सब कुछ उसने मेरे अब्बा के यानी प्रोफेसर साहब के पैसों पे किया था, जो उसके बारे में कहते फिरते थे कि मेरे दामाद वर्गा कोई भी नहीं, सब तो चंगा मेरा दामाद हैगा। अब देखो मैंने कितना अच्छा तजुर्बा किया। वो कहती है कि बड़ी मुश्किल से उसका नंबर लेकर मैंने आफ्ताब को कॉल की और मैंने उसे कहा कि जालिम, ये क्या हरकत की है तुमने, हमारे एतमाद का कत्ल कर दिया, यकीन को ठेस पहुँचाया और मेरे अब्बा के करोड़ों रुपए लेके भाग गए हो। तो उस्मा कहती है कि उसने क्या लगाया और उसने कहा कि तेरा बाप एक साइंस का अच्छा प्रोफेसर है, लेकिन माशरती तौर पे वो एक बेवकूफ़, अहमक और जाहिल आदमी है। तो मुझे कहती बड़ा गुस्सा है। मैंने कहा तुम अपनी ज़बान को लगाम दो, क्या बकवास कर रहे हो तुम मेरे अब्बू के बारे में। उन्होंने कहा उस जाहिल से कहना कि उसने अच्छा काम सोचा ज़रूर था कि वो किसी ऐसे बच्चे से शादी करेगा अपनी बेटी की, जो खूबसूरत भी नहीं होगा, जो अमीर भी नहीं होगा, लेकिन ख़ानदानी भी नहीं होगा, लेकिन वो अच्छे अफकार का मालिक होगा। ये कोई बुरी बात नहीं की थी, लेकिन इसका ऐलान नहीं किया जाता। तेरे बाप ने ऐलान किया, वो ऐलान उसकी एकेडमी के चपड़ासी के ज़रिए मुझ तक पहुँचा। कहते जिस दिन उसका एकेडमी का चपड़ासी मुझे ये सारी बात बता रहा था ना कि हमारे प्रोफेसर साहब इतने अच्छे हैं, वो तो ये कहते हैं, तो मुझे उस वक्त मेरे जहन में एक आइडिया है। कहता बुरा मैं भी नहीं था, मेरे जहन में है कि यार इस अहमक आदमी की बेटी से शादी कर ली जाए, ये तो बड़ा इजी टारगेट है। मैं जानबूझ के तेरी एकेडमी आया, हालांकि कहता मैं उससे जॉब कर रहा था बड़ी अच्छी और 60-70 हज़ार मेरी तनख्वाह थी। कहता तू मेरे जाल में आ गया, तूने मुझे अपने पास रख लिया तेरे बाप ने, और मैं तेरे बाप के दिल में जगह बनाने के लिए वो सारे ड्रामे करता रहा जिसको वो मेरे अच्छे अफकार समझता रहा, और उन्हीं अच्छे अफकार की वजह से तो जैसी अच्छी बीवी उसने मुझे दे दी, और मैं तेरे बाप का सारा पैसा लेकर आज तुर्की आ गया हूँ। मेरे बाप तो मर चुके हैं, अब मुझे पाकिस्तान में कोई काम भी नहीं है, लेकिन ये आइडिया मेरे जहन में प्रोड्यूस हुआ तेरे बाप की वजह से, क्योंकि वो हर जगह ऐलान करता फिर रहा था कि जी मैं अपनी उज़मा की शादी एक ऐसे घराने में कर दूंगा जिसकी शक्ल भी अच्छी ना हो, नैन नक्श भी अच्छे ना हो, ख़ानदानी भी ना हो, पैसा भी ना हो, लेकिन उसके पास अफकार हों, उसके पास डिग्री हो और वो आगे बढ़ने की चाहत रखता हो। तो कहता कि अपने बाप से कहना कि लॉस तूने ख़ुद करवाया और तूने प्रोफेसर सारी ज़िंदगी पढ़ाया ज़रूर है, लेकिन ख़ुद पढ़ा लिखा नहीं है, तो कुछ नहीं जानता। तूने कुछ लिखी हुई कोटेशनें, कुछ लिखी हुई बातें लोगों के बच्चों को पढ़ा दी। अगर तूने कुछ सीखा होता ना तो ये सीख जाता कि कभी इस तरह की बातों का ऐलान नहीं किया करते। और वो कहती है हैरत अंगेज़ तौर पर आफ्ताब इस बात पे इंसिस्ट कर रहा था और मुझे यकीन दिला रहा था कि मैं एक बुरा आदमी नहीं था। मुझे तेरे बाप के आइडिया ने बाकायदा तौर पर एक प्लानिंग करने पे मजबूर किया। तो दोस्तों अक्सर कोई तस्करे, कोई जिक्र जो हैं ये वक्त से पहले इसलिए भी नहीं करनी चाहिए, किसी के लिए ये आइडिया प्रोड्यूस कर सकते हैं और कोई शख्स बिल्कुल आफ्ताब की तरह किसी को लूट कर जा सकता है। तो उस्मा कहती है कि सारी बात जब मैंने अपने अब्बा को बताई कि वो आफ्ताब जिसको आपने पूरी दुनिया को बताया कि मेरा बड़ा अच्छा दामाद है, फुप्पी, खाला, चचा, ताया के बच्चों के रिश्ते ठुकरा के उससे मेरी शादी की, वो कह रहा था कि तेरा बाप एक अहमक आदमी है। और उस अहमक प्रोफेसर को ये समझाना कि जब कुछ करते हैं अच्छा या करना चाहते तो उसका ऐलान नहीं किया करते। दोस्तों उस्मा कहती है कि मैं जज्बाती होकर इसलिए अपने अब्बा को, अम्मा को सब कुछ बता रही थी कि मैंने पहले ही आफ्ताब की शक्ल और सूरत पे कंप्रोमाइज़ कर रखा था। कहती मैं तो बता गई, लेकिन मेरे अब्बा और मेरी अम्मा ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके और अगले 4 सालों के अंदर ऊपर तले दोनों फौत हो गए, दारे फानी से कूच कर गए, क्योंकि हम सब कुछ बेचने के बाद एक किराए के मकान में रह रहे थे। 3 मरले का मकान था जहाँ से हमने तुर्की चले जाना था, हमें तो कोई मसला ही नहीं था। वहाँ आफ्ताब साहब जो है हमें धोखा देकर निकल गए। तो वो कहती है कि शुक्र है जो एकेडमी थी
वो किराए की थी। कहती एकेडमी का जो मालिक था प्रॉपर्टी का, मैं उसके पास गई, उससे रिक्वेस्ट की, सारे टीचर्स को इकट्ठा किया क्योंकि हमारे हालात बहुत बुरे हो गए थे। और फिर मैं वहाँ पढ़ाती रही। और अब मैंने, अल्लाह का शुक्र है, पढ़ा के इतने पैसे इकट्ठे करने के मैंने एक छोटा सा घर ले लिया जिसमें मैं रहती हूँ, मेरे 2 बच्चे रहते हैं। और मैं अक्सर प्रोफेसर ताहिर की यानी अपने वालिद मोहतरम की कब्र पे जाती हूँ और वहाँ खड़ी होकर दिल में कहती हूँ कि अब्बा जी, आपकी एक गलती ने मुझे बर्बाद कर दिया। मैं किसी बहुत खूबसूरत शख्स से शादी करना चाहती थी क्योंकि अल्लाह ने मुझे हसीन पैदा किया था और शायद ये मेरा इस्तेकाक भी था, लेकिन मैंने अपने बाप की खातिर एक काली रंगत वाले फीने से आफताब का इंतखाब किया और उस आफताब ने हमारे घर का सूरज गरूब कर दिया, खुशियों का भी और वालिदैन का भी। तो दोस्तों, उस्मा इस कहानी के आखिर में रो पड़ी थी और वो कह रही थी कि अपनी ज़िंदगी में वालिदैन चाहे जितने मर्ज़ी तजर्बे करें, लेकिन अपने बच्चों के लिए उनको तजर्बात से ना गुजारा करें। और आफताब का काम तो रोशनी देना होता है, लेकिन कुछ आफताब अंधेरा भी पैदा करते हैं जब उनको ग्रहण लग जाता है। तो तलाश कीजिएगा कि आपको आफताब ही मिले, ग्रहण ज़दा जो ग्रहण लगा हुआ सूरज ना मिले, जो ख़ुद भी अंधेरा होता है और ज़मीन पर भी अंधेरा कर देता है। मुझे ज़रूर बताइएगा आज की कहानी आपको कैसी लगी। मुझे दीजिए इजाज़त इस दुआ के साथ कि अल्लाह हमें आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।